Hello, students. Today we will discuss the first chapter of history, that is the French Revolution, Francis Kranti. In this, we will discuss an important topic, French society during the late 18th century, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तो बच्चों, जैसा कि हमारा जो चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति होने के पीछे कई सारे रीजन्स थे, कारण थे जिसके कारण से फ्रांस की क्रांति हुई। और जो फ्रांसीसी समाज था वो भी उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। फ्रांसीसी समाज जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो उसमें जो स्टेट्स का सिस्टम बना हुआ था उसके कारण से भी क्रांति की शुरुआत हुई। वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि जिस तरह से समाज में लोगों का बंटवारा किया गया था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था। तो इस चैप्टर में हम जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआती घटना थी उससे शुरुआत करेंगे और उसके बाद फिर उसके कारणों को जानेंगे कि क्यों फ्रांस में क्रांति हुई। तो शुरू करते हैं हम। अर्ली मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। किंग हैड कमांडेड troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the arms to open fire upon the citizens. सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है, तो इसलिए लोग डरे हुए भी थे। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. लगभग 7,000 मर्द और औरतों ने टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया, जो कि सम्राट के जो सैनिक थे उनसे लड़ने के लिए लोगों ने मिलकर अपनी एक खुद की सेना बनाई। They broke into a number of government buildings in search of arms. और लोगों ने हथियारों की खोज में बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। A group of several hundred people stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. सैकड़ों लोगों के समूह ने बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। तो इसीलिए लोग इकट्ठे हुए और बास्तील जो एक किला था उसकी जेलों को तोड़ डाला। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. हालांकि लोग सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र बना हुआ था पहले से ही, तो इसीलिए लोगों ने इस किले को तोड़ दिया। Much later, when historians look back upon this time, they saw it was the beginning of a chain of events that ultimately leads to the execution of the king in France. बाद में इतिहासकारों ने इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। तो इसके बाद से फ्रांस में इस तरह की जो घटनाएं थी उसका दौर शुरू हो चुका था और हम कहें कि वो फ्रांसीसी क्रांति में ही सम्मिलित किए जाएंगी सारी घटनाएं। तो जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो घटना हुई थी फ्रांस में 1789 में, इसके पीछे क्या कारण रहे, उन्हीं में से एक जो हमारा आज का टॉपिक है इसको हम समझें। इसी संदर्भ में हमें समझना है कि इस सब उसके पीछे के कुछ कारण रहे हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, तो हम फ्रांसीसी समाज को जानें कि 18वीं सदी के जो उत्तरार्ध था लेट 18th सेंचुरी में फ्रांसीसी समाज किस तरह का था, और ये भी एक कारण है फ्रांस में क्रांति होने का। In 1774, Louis XVI of
Bourbon family of king ascended the throne of France. 1774 में बूर्बो राजवंश जो था उसके लुई 16 को फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुए, फ्रांस के शासक बने। Upon his accession, the new king found an empty treasury. राज्यारोहण के समय उसे राजकोष खाली पाया, क्योंकि फ्रांस कई वर्षों से युद्धों में संलिप्त था, युद्ध कर रहा था, इसलिए उसका जो राजकोष था वो धीरे धीरे खाली होता गया। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। अंडर लुई 16, फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। लुई 16वें के शासनकाल में ही फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। अब जो ब्रिटेन था वो फ्रांस का भी एक शत्रु था, एनिमी था, और अमेरिका में भी उसकी कॉलोनीज थी, अमेरिका को भी उसने अपना एक उपनिवेश बनाया हुआ था। तो उसकी जो 13 कॉलोनीज थी उनको आज़ादी दिलाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की ब्रिटेन के ख़िलाफ़, और उस लड़ाई में इसका बहुत सारा पैसा धन खर्च हुआ। The war added more than $1 billion leverage to a debt that has already risen to more than $2 billion leverage. इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 1 अरब लिवरेज से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरेज का बोझ चढ़ा हुआ था। लिवरेज जो है वो यूनिट ऑफ करेंसी है, मुद्रा है वहाँ की, जो उस समय पहले मुद्रा फ्रांस में ये हुआ करती थी, लिवरे। तो ये कारण रहे कि फ्रांस का राजकोष जो था वो धीरे धीरे खाली होता चला गया और वहाँ पर इस तरह की संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस प्लेस ऑफ वर्साइल्स अंडर लुई 16 फ्रांस। तो जो उसके कोर्ट के खर्चे थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, अपने दरबार में भी उसने बहुत ज़्यादा खर्च किया। तो ये कई सारे कारण थे जिसके कारण से उनका जो राजकोष था, जो ट्रेजरी थी, वो खाली होती चली गई और लोगों पर टैक्स लगाना पड़ा। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिग्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कोर्ट cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. अपने नियमित खर्च जो कि होते हैं, उनके जो खर्चे रहे होंगे, जैसे कि सेना का रख रखाव करना, सेना के लिए बहुत सारा उनको पैसा खर्च करना पड़ता था। सरकारी कार्यालय जो थे, जो कोर्ट थे, या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। तो उसने क्या किया, फ्रांसीसी सरकार ने इन सारे खर्चों की पूर्ति के लिए उसने फ्रांस के लोगों पर टैक्स लगा दिए, टैक्स और भी ज़्यादा बढ़ा दिए। अब ये एक रीज़न रहा कि जिसके कारण से फ्रांस के लोगों में अपनी सरकार के विरुद्ध जो फीलिंग्स थी, जो भावनाएं आने लगीं, क्योंकि उन्होंने, अब हम जानेंगे कि लोग क्यों उसके अगेंस्ट हो गए। क्योंकि अब फ्रांस में कुछ एक ही वर्ग ऐसा था जो कि टैक्स देता था, बाकी लोगों को टैक्स नहीं देना होता था। तो उस वर्ग के बारे में हम जानेंगे और कौन कौन से ऐसे वर्ग थे जिनको टैक्स नहीं देना होता था, इनके बारे में जानेंगे हम आगे। 3 स्टेट्स, जो फ्रांस था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। In the 18th century, French society was divided into 3 states. 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था। Only members of the third state paid taxes. और सिर्फ थर्ड स्टेट के जो लोग थे वही टैक्स दिया करते थे।
इसके अलावा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो टैक्स नहीं देते थे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। तो जो मध्यकाल में फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम था, सामंती व्यवस्था थी, उसी का ये एक हम कहें कि अंग था। जो फ्रांस का समाज अभी तक ऐसे ही वर्गों में डिवाइड था, क्लासिफिकेशन उसका कर रखा था उन्होंने, अलग अलग वर्ग बने हुए थे फ्रांस में। तो ये बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ पर ये 3 स्टेट्स हैं। फर्स्ट स्टेट जो है उसमें क्लर्जी हैं, ये आते हैं। क्लर्जी कौन है? जो पादरी लोग होते हैं चर्च में। तो जो जितने भी क्लर्जी थे इनको टैक्स नहीं देना होता था, और इनके पास और भी कई सारी पावर्स थी जिनके बारे में हम जानेंगे। सेकंड में नोबिलिटी, जो भी कुलीन लोग थे, हालांकि राजा नहीं थे लेकिन फिर भी उनके बाद जो बड़े बड़े राज दरबार के लोग थे, कुलीन लोग थे, वो सेकंड स्टेट में आते थे और इनको भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो क्लर्जी और नोबिलिटी, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना था। अब लास्ट में है थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट में बाकी जितने भी आम आदमी थे वो सब थर्ड स्टेट में आते थे। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, तो ये सारे ही थर्ड स्टेट में आते थे और इन सभी को टैक्स देना पड़ता था। तो ये भी एक रीज़न था फ्रांस में क्रांति का कि सिर्फ एक ही वर्ग जो था, जो पहले से ही कमज़ोर था, उनको टैक्स देना पड़ता था, और जो पैसे वाले वर्ग थे, क्लर्जी, नोबिलिटी, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। इनके पास पहले से ही बहुत सारे विशेषाधिकार थे। तो ये फ्रांस में क्रांति का एक कारण था। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ पॉपुलेशन, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। However, only a small number of them owned the land they cultivated, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। तो बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी। About 60% of land was owned by nobles, the church and other richer members of the third estate. लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तो हमने देखा कि थर्ड स्टेट में कुछ बिजनेसमैन, इस तरह के मर्चेंट्स, ऐसे भी लोग हैं जो कि कुछ पैसे वाले थे, तो इनके पास भी ज़मीनें थी। लेकिन पीजेंट्स जो थे, किसानों के पास, किसान काश्तकार के पास अपनी बहुत कम ज़मीनें हुआ करती थी। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स, दैट इज़ द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ, और इनको कई सारे विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। प्रथम 2 स्टेट के लोगों को जन्म के आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त थे, यानी कि जो क्लर्जी और नोबिलिटी, कुलीन लोग, वर्ग के लोग होंगे, उनको शुरू से ही किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। सबसे विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, और बाकी जितने भी लोग थे उन सबको टैक्स देना पड़ता था। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ्स फ्रॉम द पीजेंट्स। चर्च भी किसानों से टैक्स लिया करती थी, जिसे टाइथ के नाम से जानते हैं। टैक्स लेवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिसमें वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का 1/10 दिया करते थे। तो उसे टाइथ के नाम से जाना जाता था, और ये टाइथ जो था वो कौन लेता था? चर्च लेती थी किसानों से। तो चर्च के पास भी बहुत सारे अधिकार थे। एक जो हम कहें कि मुख्य अधिकार तो यही हो गया कि वो किसानों से टैक्स भी ले सकते थे। किसानों से टैक्स लेने का अधिकार उनके पास था और वो लेते भी थे। और दूसरा एक टैक्स किसानों को पहले से ही देना पड़ता था। ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, दीज इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल। और जो थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे
वो स्टेट गवर्नमेंट को, जो उनकी सरकार थी, उसको टैक्स दिया करते थे, जिसे टाइल के नाम से जाना जाता था। और ये डायरेक्ट टैक्स था, मतलब ये सीधे जनता सरकार को दिया करती थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि कितनी समस्याएं थी वहाँ पर, कि थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो टैक्स को भी, वो चर्च को भी दिया करते थे टैक्स, और उनकी सरकार जो थी उसको भी टैक्स देते थे। लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट, क्लर्जी और नोबिलिटी, इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा जो नोबिलिटी थे उनके पास और भी कई सारे पावर्स थे। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, उनको जो सामंती विशेषाधिकार पहले से ही मिले हुए थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building roads। और जो किसान थे उनको, इन सामंतों को भी हम कहें कि धन देना पड़ता था किराए के रूप में, और साथ ही साथ इनको, इनके यहाँ पर काम भी करना पड़ता था, जो उनकी सेवाएं करनी पड़ती थी नोबिलिटी की। उनके घरों में काम करना पड़ता था, उनके जो लैंड थे, खेत थे, वहाँ पर काम करना पड़ता था। जो रोड्स बनाई जाती थी वहाँ पर भी वो काम करते थे। तो किसानों से कई तरह के काम करवाए जाते थे, परंतु जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनको ना ही टैक्स देना पड़ता था, ना किसी तरह के इस तरह के काम करने पड़ते थे। तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर देना पड़ता था, इनमें प्रत्यक्ष कर टाइल था। अब ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा किसानों से कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिए जाते थे। नंबर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेवेड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टोबैको। जो अप्रत्यक्ष कर थे, नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था, जो कि किसान डायरेक्ट तो सरकार को नहीं देते थे, लेकिन जो चीज़ें वो ले रहे हैं उसके ऊपर पहले से टैक्स जोड़कर लिया जाता था। Thus, the burden of financial activities of the state through taxes was borne by the third state alone। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। तो जितने भी टैक्सेस लिए जाते थे वो सिर्फ जनता से ही लिए जाते थे। और ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि फ्रांस में क्रांति हुई, क्योंकि फ्रांस में सिर्फ एक ही वर्ग ऐसा है, थर्ड स्टेट, जो सारे टैक्सेस दे रहा है, और बाकी जो फर्स्ट और सेकंड हैं जिनके पास पैसा है, ज़मीनें हैं, उनको किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो ये भी एक कारण रहा फ्रांस में क्रांति का। आगे हम इसमें और भी कारण जानेंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई और क्या क्या और भी कारण रहे फ्रांस में क्रांति के। तो ये हमने आज समाज व्यवस्था देखी कि लेट 18वीं सेंचुरी में फ्रांस की समाज व्यवस्था किस तरह की थी। तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके बाद मैं इस चैप्टर की वर्कशीट भेजूंगा जिसको आप लोगों को करना है। धन्यवाद।